हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उगमपुर कहकर एक गांव में संजय नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी रज्जो संग रहा करता था। संजय का एक ढाबा होता है जो गांव के ऐसे इलाके में स्थित होता है जहां ज्यादा ग्राहक पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण संजय का ढाबा पूरा दिन सूना ही रहता। क्या हुआ संजू, आज भी ग्राहक नहीं आए कोई? हाँ रज्जो, सुबह से शाम होने को आई है, सूरज ढलने वाला है, लेकिन अभी तक मेरी बोनी भी नहीं हुई है। पता नहीं क्या होगा। मैं तो बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूँ। संजू, तुम इस तरह हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो और प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इतने लंबे समय से इसी बात पर विश्वास रखा है, लेकिन अब मुझे ये सारी बातें भी तकियानूस सी लगने लगी हैं। बेकार की लगती हैं ये बातें मुझे। ढाबे की असफलता के कारण संजय बहुत उदास हो जाता है और उसे अपने हालातों को देख बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो अपने काम में भी इतनी फुर्ती और इतना उत्साह नहीं दिखाता। दिन ब दिन उसके ढाबे पर फायदे से ज्यादा नुकसान ही रहता है। इतना सारा खाना रोज बनता है ताजा ताजा, लेकिन सारा खाना वेस्ट चला जाता है। इतने पैसे बर्बाद हो जाते हैं। रज्जो, मैं बहुत मुसीबत में जाते जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। संजू, अब अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। किसने कहा था जंगल के पास ढाबा खोलने? अरे इस रास्ते से और हमारे ढाबे के आसपास ज्यादा लोग रहते ही नहीं हैं, तो फिर कोई ढाबे पर खाना खाने कैसे आएगा? भूत प्रेत आएंगे क्या खाना खाने? हाँ, गलती सारी तुम्हारी है संजू। रज्जो, जब मैंने ये ढाबा खरीदा था तभी यहाँ के रेट बहुत कम था, और इसीलिए मैंने सोचा कि सस्ते दाम में बिक रहा है तो ले लूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वो फैसला मुझ पर ही इतना महंगा पड़ेगा। दिन गुजरने लगते हैं और बेचारा संजय नुकसान के बोझ तले दबता ही जाता है। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी अपना ढाबा बंद करना पड़ता है और उसे बेच देना पड़ता है। दिल पर पत्थर रखकर वो ये निर्णय लेता है। थोड़े दिनों बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करता है। तपती धूप में खून पसीना एक करके कड़ी मेहनत करता है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं ये काम कर सकूं। बचपन में मेरे बाएं हाथ पर मुक्का मार लगा था, जो मुझे अब तक गहरा दर्द दे रहा है। भगवान जी, मुझे ताकत दो कि मैं काम कर सकूं। मुझसे नहीं हो रहा है ये काम। अबे ओ घनचक्कर, जल्दी से हाथ चला, मशीन की तरह। यूं कछुए की तरह काम करेगा तो तुझे काम से निकाल दूंगा, समझा ना? जी मालिक। संजय से मजदूरी का काम नहीं हो पाता। उसके हाथ का अंदरूनी दर्द बढ़ता ही जाता है, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। रज्जो, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम्हें भी मेरे साथ कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब। मुझे माफ कर दो रज्जो, मुझे माफ कर दो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो संजू? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मेरे पति हो। तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा ख्याल और तुम्हारा साथ मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? अपने आप को इतना दोषी मत ठहराओ संजू। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। रज्जो संजय का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और थोड़े दिनों बाद संजय की तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन अब उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो जाते हैं, जिस कारण उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। संजू, सारा राशन खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे? खाना कैसे खाएंगे? गांव के शिव मंदिर में रोजाना गरीब भिखारियों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। अब वहां जाकर ही खाना खाएंगे। रज्जो और संजय दोनों ही शिव मंदिर में जाकर खाना खाते हैं। घर का किराया समय पर नहीं भरने पर घर मालिक आकर उन दोनों को बहुत चिल्लाता है। यहाँ तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारा दोस्त या रिश्तेदार हूँ जो तुम दोनों को मोहलत पे मोहलत दूंगा पैसे देने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता। अगले 24 घंटों के अंदर ही अंदर मुझे पिछले 2 महीने का किराया दे दो, वरना अपना बोझ या बिस्तर बांध कर तैयार रहना यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकलने के लिए, समझे?
जी जी साहब, मैं 24 घंटे के अंदर किराया दे दूंगा आपको। घर मालिक चला जाता है। संजू, 24 घंटों के अंदर तुम 2 महीने के किराए के पैसे कहाँ से लाओगे? तुमने बस यूं ही कह दिया। अब तो हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा संजू। माँ और पापा की दी हुई आखिरी निशानी, उनके जेवर है मेरे पास, मैं उन्हें बेचकर किराया दे दूंगा। अब इस संकट भरी घड़ी में मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं चुनने को। संजय अपने माता पिता की आखिरी निशानी, उनके जेवरों को बेचकर पैसे लेता है और अपने घर का किराया भरता है। वो बहुत दुखी होता है। रज्जू और संजय दोनों के हाल समय के साथ बहुत बुरे होते जा रहे थे। वो दोनों रोजाना मंदिर से मिल रहे खाने से ही अपना पेट भर रहे थे। संजय गांव के हर एक कोने कोने में जाकर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। गांव के हर एक इलाके में जाकर मैंने काम ढूंढा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम निराश मत हो संजू, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब संजय यूं ही जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसे वहां पर एक खटारा साइकिल पड़ी हुई दिखती है जो झाड़ियों के बीच होती है। अरे ये साइकिल, ये तो बहुत ही महंगे ब्रांड वाली साइकिल है, लेकिन ये तो थोड़ी टूटी हुई है। भला किसी ने इसे ऐसे फेंका क्यों होगा? संजय झाड़ियों को हटाकर उस साइकिल को अपने घर ले जाता है और उसे ठीक करता है। जब रज्जो उस साइकिल को देखती है तब उसकी आंखों को विश्वास नहीं होता। अरे वाह, ये साइकिल! कल जब तुम इसे लाए थे तब तो ये ऐसी नहीं थी। बड़ी ही नई नई सी साइकिल लग रही है। वाह संजू, मान गए तुम्हें, तुम तो ऑलराउंडर हो। शुक्रिया रज्जू, इस साइकिल को मैंने रिपेयर तो कर दिया, पर इसका इस्तेमाल किस प्रकार करूं? मैं तो कहीं इतना आता जाता भी नहीं हूं, तो किसी सफर के लिए भी काम नहीं आएगी। आइडिया! अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना तुम इस साइकिल के जरिए अपना ढाबा फिर से चला सको। मतलब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो मेरे बेवकूफ पति! अरे जैसे गांव में आजकल वो ट्रक वाला ढाबा, मोटरसाइकिल वाला ढाबा और पता नहीं कौन कौन से वाहनों पर ढाबा चलने लगा है ना, उसी तरह तुम भी खाना पकाया करना और उसे साइकिल पर सवार होकर गांव की गली गली में जाकर बेचना, जिससे तुम्हारे साइकिल ढाबे पर बहुत सारे ग्राहक भी आएंगे। अरे वाह 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 मेरी रज्जू, क्या कमाल का धांसू आइडिया दिया है। ये तो बहुत ही फायदेमंद साबित हो जाएगा। फिर चलो, शुभ काम में देरी किस बात की भाई। संजय खाना बनाकर उसे साइकिल पर बेचने जाया करता और वो इस तरह गांव की गली गली में फेरी मारता और खाना बेचता। उसके हाथों का बना खाना लोगों को बहुत पसंद आता और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते। अरे वाह भाई, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हो, मजा ही आ गया। हाँ यार, अब तो हम रोजाना तुम्हारे इस साइकिल ढाबे पर खाना खाने आया करेंगे। कहाँ थे यार तुम इतने दिन तक? कहाँ छुप कर बैठा था तुम्हारा ये इतना अच्छा खाना बनाने का हुनर? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। संजय अपने साइकिल ढाबे से बहुत सारे पैसे कमाने लगता है और फिर से रज्जू और उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एक चलता फिरता साइकिल ढाबा लोगों का आकर्षण बन जाता है और संजय के साइकिल ढाबे के वीडियोस इंटरनेट पर बहुत वायरल हो जाते हैं। इसके बाद लोग उसके ढाबे पर उसका इंटरव्यू लेने भी आते हैं और दूर दूर से लोग सिर्फ उसके साइकिल ढाबे का खाना खाने आते हैं। मदन एक 67 साल का गरीब बूढ़ा आदमी था जिसका गांव में एक छोटा सा ढाबा था। मदन अपने बेटे धीरज और बहू बेला के साथ रहा करता था। धीरज और बेला को एक छोटा बेटा था जिसका नाम पिंकू था। मदन इस उम्र में भी काफी मेहनती और परिश्रमी था। मदन के हाथ का खाना सभी को पसंद आता और सभी उसके हाथ के खाने की सराहना करते। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया ये कड़ी चावल खाकर। मतलब कोई इतना अच्छा खाना कैसे बना सकता है भला? मुझे तो मेरी दादी माँ की याद आ गई। अरे वाकई, मैं मदन काका, आपके हाथ का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है। शुक्रिया बेटा, लो और खाओ। ये लो, पानी भी लो वरना ठसका लग जाएगा बेटा।
मदन बहुत ही ईमानदार और नेक किस्म का व्यक्ति था। वो हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो हर सुबह हनुमान जी के मंदिर जाता और उन्हें मलाई मिश्री की मिठाई बनाकर भोग चढ़ाता और चमेली का तेल भी चढ़ाता। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी, मैंने आपसे बस इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चों को खुश रखिए और हर तरफ खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखिए, और मुझ बूढ़े को ताकत और हिम्मत दोनों दीजिए ताकि मैं अपने ढाबे को सही से चला सकूं और इस उम्र में भी अपना गुजारा कर सकूं। मदन जितनी भी कमाई करता वो सारा पैसा धीरज और बेला को दे देता और खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। पर जब दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता। एक दिन ढाबे पर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या करूं? आज तो मैंने कुछ पैसे भी नहीं कमाए, बोनी भी नहीं हुई। अगर खाली हाथ घर गया तो धीरज और बेला बहू मुझे खूब सुनाएंगे। हे बजरंगबली, हिम्मत दो। लेकिन जब मदन ढाबे में गैस ऑन करने जाता है तभी उसका हाथ कांपने लगता है और उससे ठंड लगने लगती है। मदन को तेज बुखार चढ़ जाता है, जिसके कारण वो लगातार 3 दिन तक बिस्तर पर ही रहता है। बस लेटे लेटे पलंग तोड़त रही। 3 दिन हुई गवा, लेकिन ई बुढ़ऊ ने घर में 1 रुपया तक ना ही कमा के दिया। सभी के अलग अलग नखरे हुवत है। माफ कर दो बेला बहू, लेकिन मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। मेरी परिस्थिति को समझो बेला बहू। अरे क्या समझे आपकी परिस्थिति को पापा? हमने क्या आपका ठेका ले रखा है जो आपको यूं ही संभालते बैठेंगे? चुपचाप ढाबे पर जाओ और कमाई करो और घर में पैसे ला कर दो, वरना कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में रहने की। समझ गए आप? मदन को धीरज और बेला की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो मौन रहता है और कुछ नहीं बोलता। मदन की तबीयत इतनी गंभीर रूप से खराब होने के बावजूद भी वो ढाबे पर खाना बनाने जाता है। वो ढाबे में रखी हनुमान जी की तस्वीर के सामने भावुक होकर कहता है, बजरंगबली, देखिए ना क्या दिन आ गए हैं। जिस धीरज को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही धीरज मुझे इस बुरी हालत में भी काम पर भेज रहा है। मैंने तो कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद मेरे साथ इस तरह से पेश आएगा। ये सोचते हुए और ये कहते हुए ही मेरा दिल कितना टूट रहा है और मेरी आंखें कितनी नम हो रही हैं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अंदर ही अंदर से मदन को धीरज और बेला के व्यवहार से बहुत ठेस पहुंची थी। वो हनुमान जी के सामने अपना दुख बांटकर रो रहा होता है। तभी वहां पर सरपंच का आदमी आता है और कहता है, अरे मदन काका, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बजरंगबली तुम्हारा खूब भला करे। तुम सरपंच साहब के आदमी हो ना? कहो ना कैसे आना हुआ? सुना है सरपंच साहब की बेटी जमुना का ब्याह हो रहा है। जी हाँ, दरअसल एंड टाइम पर केटरर्स वाले के आदमियों की तबीयत खराब हो गई है। अब आप पर ही सारी उम्मीद है। आप ही अब सरपंच जी की बेटी की शादी का खाना बनाकर दे दो। मना मत करना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मदन काका। लेकिन बेटा। अरे आपको पूरे 60,000 रुपए मिलेंगे अगर आप मान जाओ तो। काका मना मत कीजिए, भगवान के लिए मना मत कीजिए। पूरे गांव में आपसे ज्यादा अच्छा खाना और कोई नहीं बनाता, कोई भी नहीं। इसलिए मैं सीधे आपके पास ही चला आया हूँ। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। कल शाम तक सारा खाना बन जाना चाहिए काका, मैं इंतजार करूंगा। चलिए चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है।
मदन की तबीयत थोड़ी देर बाद और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो सरपंच की बेटी जमुना की शादी के खाने का ऑर्डर लेकर चिंता में पड़ जाता है। अरे मेरी तबीयत तो समय के साथ साथ और भी खराब होती जा रही है। अब मैं क्या करूं? कल ऑर्डर देना है। हे बजरंग बली, अब आप ही मुझे इस घनघोर दुविधा से बाहर निकाल सकते हो। मदन जब रात में फिर से धीरज और बेला को कुछ पैसे नहीं दे पाता, तभी धीरज और बेला उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। धीरज बेटा, तू अपने ही बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। ऐसा मत कर बेटा। इस अधेड़ उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तबीयत तो देख बेटा, मेरी हालत तो देख। इतनी कपकपाती हुई ठंड में मैं कैसे रहूंगा? जाइए और उसी ढाबे में जाकर रहिए जहाँ पर आप अपने पैसों को छुपा कर रखते हैं। हमका अच्छी तरह पता है आप बहुत पैसा कमावत हो, लेकिन हमका फूटी कौड़ी तक नहीं देते। आपको क्या लगा कि हम बेवकूफ हैं? हमें कुछ समझ नहीं आता है? ये तुम क्या कह रहे हो बेला बहू? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मैंने जो कुछ भी कमाया है तुम लोगों पर ही लुटाया है। तुम सब मेरे बच्चे हो। भला मैं ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करूंगा? बस बहुत हुआ। अब आप चले जाइए यहाँ से। आपको फ्री फंड में हम पाल नहीं सकते। अपना गुजारा अब आप खुद ही कर लीजिए। जाइए पापा। मदन को बहुत बुरी तरह घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मदन बेचारा कड़ाके की ठंड में यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है और लौटकर वो अपने छोटे से ढाबे में ही चला जाता है। वो रात भर बिलक बिलक कर रोता है। अगली सुबह जब वो ढाबे पर खाना बनाने की कोशिश करता है, तभी वो फिर से असफल रह जाता है। उसका सर चकराने लगता है। हनुमान जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे आज शाम तक इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करके देना है। कल रात को जो धीरज और बेला बहू ने मेरे साथ किया, उसके टेंशन से तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। मदन को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और वो चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाता है। समय बीत जाता है और सुबह से शाम हो जाती है। मदन को होश आता है और जब उसकी आंख खुलती है, तभी वो देखता है कि ढाबे पर सरपंच की बेटी की शादी का खाना पहले से तैयार है। इतना सारा खाना, इतना सारा खाना बनने में तो पूरे 12 से 14 घंटे लग जाते। लेकिन ये इतने कम समय में कैसे हुआ और किसने किया? मदन ढाबे के बाहर आता है और देखता है कि एक बंदर ढाबे के बाहर संदूक रखकर भाग जाता है। और जब मदन उस संदूक को खोलता है तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं होती हैं और हनुमान जी की तस्वीर भी। ये क्या? इसका मतलब ये सारा चमत्कार हनुमान जी का है। ये बंदर, ये मुद्राएं। पड़ोस का बिरजू मदन को आकर कहता है, अरे क्यों मदन काका, ढाबे पर नया आदमी रख लिया है क्या? आज सुबह से कोई आदमी यहाँ पर खाना पका रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। बिरजू की ये बात सुनकर मदन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं, उसके हनुमान जी ही थे। जय हो बजरंग बली की। इसका मतलब मेरे ढाबे पर साक्षात हनुमान जी आए थे। मैं तो धन्य हो गया, सच में धन्य हो गया। जय हो बजरंग बली। मदन फौरन हनुमान जी के मंदिर जाता है और हनुमान जी को धन्यवाद कहते हुए वो उनकी आरती गाता है और पूजा आराधना करता है। उन स्वर्ण मुद्राओं से वो एक बड़ा बंगला खरीदता है और उसमें आराम से रहता है और अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलता है। इस तरह एक सच्चे भक्त की भक्ति का फल उसे मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।